मरीन डिपॉजिट यानी सागरीय निक्षेप और सागरीय निक्षेप जिसे मरीन डिपॉजिट कहते हैं, समुद्र तल पर एकत्रित होने वाले सभी पदार्थ जो महासागरों के अंदर निक्षेप होते हैं, जमा होते चले जाते हैं, इसे महासागरीय निक्षेप या सागरीय या मरीन डिपॉजिट कहा जाता है। ये जो मरीन डिपॉजिट्स है वो अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से अलग अलग तरह के होते हैं। ये मरीन डिपॉजिट जो हैं, जो ज्वालामुखी उद्गार से भी आते हैं, लहरों की मदद से भी आते हैं, या फिर जो नदियों के द्वारा भी आते हैं, हिमनद के द्वारा भी आते हैं, और जितनी अपरदनकारी जो कारक होते हैं उनकी वजह से भी आते हैं। ये अलग अलग सोर्सेज से जमा होते रहते हैं। इनके जो सोर्सेज हैं, जो गहराई के हिसाब से इसको बांटा गया है। जैसे पहला है कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी मदद से, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अलग अलग सोर्सेज के कारण जो डिपोजिशन होता है उस पे हम इसको बांट सकते हैं। जैसे स्थल से प्राप्त या स्थलजात पदार्थ कहते हैं। दूसरा है वॉल्केनिक डिपॉजिट। तीसरा है धात्विक जमाव यानी मेटालिक डिपॉजिट। चौथा है कठोर जीवाश्म यानी रेटिक डिपॉजिट। नेक्स्ट है पेलाजिक डिपॉजिट, डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, यानी अन्य स्रोत। पहला है टेरिजेनस डिपॉजिट। टेरिजेनस डिपॉजिट जो है वो नदी के ज़रिया, हवा के द्वारा, हिमनद की लहरों के द्वारा जो समुद्र में अपघटित जो पदार्थ होते हैं वो आकर अरबों टन तक जमा होते रहते हैं। इसे टेरिजेनस डिपॉजिट या स्थल से प्राप्त ये कहलाते हैं, डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ये अलग अलग अपने आकार के हिसाब से अलग अलग इसको बांटा जा सकता है। जैसे मिट्टी या गुलाशम हो गया, यानी ग्रेवल और सॉल्ट, बालू जो कहलाता है। इसके जो कण हैं उसका व्यास 2 से, जैसे छोटे छोटे भी कण होते हैं, बड़े कण भी होते हैं, वो कण के हिसाब से इसको बांटा गया है। जैसे किसी कण का व्यास जो है वो 2 से 2.56 मिलीमीटर तक होता है। ये बालू और रेत से लेकर 6 से 8 सेंटीमीटर तक व्यास में होते हैं। कुछ जो है वो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक, कभी कभी तूफ़ानी लहरों से ये 30 से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाए जा सकते हैं। इसके जो नज़दीक जो है वो मोटे कण के पदार्थ होते हैं, और दूर में जो बड़े बोल्डर्स हैं वो दूर तक चले जाते हैं। नेक्स्ट हो गया सिल्ट या गाद या क्ले हो गया। तो ये जो क्ले है उसकी भी मोटाई के हिसाब से उसको बांटा गया है। जैसे चिकनी मिट्टी या दोमट या लोम कहा जा सकता है, जिनके कण बहुत महीन होते हैं और जिनका व्यास 1 से 32 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये इस तरह के जो इसका व्यास जो है वो 1 से 32 मीटर से 1/32 मिलीमीटर से लेकर के 1/8000 मीटर तक हो सकता है। मृतिका के जो कण होते हैं, यानी क्ले के जो कण होते हैं, उसका व्यास 1/512 से लेकर 1/8192 मिलीमीटर तक होता है। ये जो हैं वो रासायनिक पदार्थ में घुल जाते हैं रासायनिक पदार्थ में। नेक्स्ट जो है वो केमिकल कंपाउंड्स एंड मड हो गया। नदियों में चूना, लवण यानी नमक जिसको कहते हैं, या क्षार है, या लोहा है, या गंधक है, इस तरह के पदार्थ जो है वो घुल जाते हैं नदियों के पानी में, और ये घुल करके दूर तक समुद्र में चले जाते हैं। ये महाद्वीपीय चबूतरा जिसको कहते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप पर इस तरह के केमिकल जो कंपाउंड हैं या मड जो है वो इस तरह से पाए जाते हैं। वो महाद्वीपीय ढालों पर यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप पर 200 से 2000 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो महीन कण होते हैं और जो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो सागर जल में रासायनिक क्रिया करके, यानी केमिकल रिएक्शन करके अपने रंग को तब्दील कर देते हैं। बहुत महीन जो पदार्थ होते हैं, जिससे नीला पंख बनता है, लाल पंख और हरा पंख। नीला पंख जो है उसमें 35% तक चूना होता है, यानी रेड ooze जो कहलाता है, या रेड मड जो कहलाता है, 35% तक होता है। इसमें लोहे का सल्फाइड है, चूने का अंश है, चीका है, और जैविक तत्व जो है सब अपघटित होकर के, यानी डिकम्पोज होकर के मिल जाते हैं, जिससे उसका रंग बदल जाता है। ये 200 से 800 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है।
लाल पंख जो है वो लाल रंग का होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 32% तक होते हैं। इसमें चूना मिला हुआ होता है। और ये दक्षिणी पश्चिमी अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। हरा पंख जो है वो नीले रंग का होता है। हरा पंख जो हरे रंग का होता है, वो नीले रंग का जो पंख होता है उसी में जो रासायनिक विघटन होता है यानी केमिकल डिकम्पोजिशन जो होता है उसी वजह से ये पंख बनता है। इसमें लोहा ऑक्साइड, पोटेशियम है और सिलिका है और फिर चूना है, फिर अनुमय जीवाशेष या रिमेन्स जो पाए जाते हैं वो डिकम्पोज्ड होकर के इसका रंग इस तरह से कर देते हैं। इसमें 50% तक चूना पाया जाता है, 7% पोटाश पाया जाता है, लोहे के 7 से 8% पाए जाते हैं। अब टेरिजेनस डिपॉजिट हो गया पहला वाला, स्थल से प्राप्त यानी स्थलजात पदार्थ। दूसरा है जो वॉल्केनिक डिपॉजिट। वॉल्केनिक डिपॉजिट जो है वो जो समुद्र के तल के अंदर जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है यानी ज्वालामुखी जो फटता रहता है, उसके धूल है, कण है, राख हैं, वो सब जो जमा होते रहते हैं वॉल्केनिक डिपॉजिट कहलाते हैं। तीसरा है मेटालिक डिपॉजिट। मेटालिक डिपॉजिट जो है वो धात्विक निक्षेप कहा जाता है। जो धात वाले पदार्थ होते हैं, जो नोडुलर मेटालिक डिपॉजिट होते हैं यानी संग्रथित धात्विक जमाव जो होते हैं वो समुद्र के अंदर जमा होते हैं। ये अगाध महासागरीय बेसिन तक पहुंच जाते हैं यानी डीप सी प्लेन, एबैसल प्लेन तक इस तरह के डिपॉजिट्स जमा होते रहते हैं, जो ख़ास तौर से सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल यानी अर्धोष्ण और उष्ण महासागरों में इस तरह के पाए जाते हैं। इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा इस तरह के रासायनिक जमाव का पता चला है इसमें। नेक्स्ट है नेरेटिक डिपॉजिट यानी कठोर जीवाशेष जिसको कहते हैं। इसमें बड़े बड़े जो समुद्री जानवर होते हैं जैसे व्हेल है, जैसे डॉल्फिन है, जैसे सील है, जैसे वॉलरस है, ये बड़े बड़े जानवर जब मर जाते हैं तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, खोपड़ी होती है, दांत होता है, ये सब जाकर के समंदर के अंदर जमा होते रहते हैं और दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं। इसे नेरेटिक डिपॉजिट या कठोर जीवाशेष कहते हैं। नेक्स्ट हो गया पेलाजिक डिपॉजिट। पेलाजिक डिपॉजिट जो है वो महासागरीय बेसिन में और गहरे सागरों में जो डीप सी प्लेन्स है इनमें दूर दूर तक पाए जाते हैं। इसमें लघु रूप वाले छोटे छोटे जीवाणु होते हैं इसके अंदर। ये ऑर्गेनिक और बायोजेनेटिक जमाव भी कहते हैं। इसको ऊज़ भी कहा जाता है। पेलाजिक डिपॉजिट्स को ऊज़ भी कहा जाता है। ये जमाव जो है सागर तल पर हल्के दलदल की तरह नज़र आते हैं, जिसे ऊज़ कहा जाता है। इसके कई किस्में होती हैं पेलाजिक डिपॉजिट या ऊज़ की। ऑर्गेनिक है, 2 हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है पेलाजिक डिपॉजिट को। ऑर्गेनिक डिपॉजिट, कार्बनिक निक्षेप, अकार्बनिक निक्षेप यानी इनऑर्गेनिक डिपॉजिट। ऑर्गेनिक डिपॉजिट जो है वो 2 तरह का होता है, कैल्केरियस यानी चूना प्रधान और दूसरा है सिलिका प्रधान यानी सिलिशियस है। तो चूना प्रधान 2 तरह का होता है, ग्लोबिजेरिना ऊस और टेरोपॉड ऊस। और सिलिशियस जो है सिलिका प्रधान जो है वो भी 2 तरह का होता है, डाइटम ऊस और रेडियोलैरियन ऊस। अकार्बनिक निक्षेप जो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट है वो क्या है, लाल मृत्तिका और उल्का धूल यानी रेड क्ले और मेटियोरिक डस्ट। अब ऑर्गेनिक डिपॉजिट पहला वाला पेलाजिक है, वो पहला है कैल्केरियस ऊस। कैल्केरियस ऊस जो है वो चूना, कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्केरियस हो गया, चूना प्रधान जैसे कह सकते हैं। जो घुलने वाले जो चूने के अंश होते हैं वो घुल कर पानी में गहराई तक चले जाते हैं। ये 1000 से 2000 फेदम तक की गहराई में पाए जाते हैं। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ग्लोबिजेरिना ऊस और टेरोपॉड ऊस। ग्लोबिजेरिना जो है वो बिल्कुल छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, पिन की नोक के बराबर होते हैं, नीले, हरे, भूरे रंग के भी हो सकते हैं। इसमें 64% कैल्शियम पाया जाता है, 2% तक सिलिका पाया जाता है, 3% खनिज के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया टेरोपॉड ऊस जो है। टेरोपॉड ऊस जो है ये 80% तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसमें चूना प्रधान जीवाशेष मिले हुए होते हैं और इसमें ख़ास तौर से टेरोपॉड नाम का जीवाश्म जो है वो एक्चुअली इसके अंदर होता है। ये बहुत नर्म होता है और पतले शरीर वाले जीव होते हैं। 80% तक इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये
उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल महासागरों में इस तरह के पाए जाते हैं। ये 1500 से 3000 मीटर तक की गहराई में मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया सिलीशियस ooze यानी सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान भी दो तरह का होता है। सिलिका प्रधान कहने का मतलब इसमें सिलिका की मकदार ज़्यादा होती है। जैसे डायटम ooze पहला है। डायटम ooze जो है ये पंख जो है वो शीतल महासागरों में यानी कि ठंडे महासागरों में इस तरह के पाए जाते हैं। और डायटम नाम का एक जीव है, उससे इस तरह की मृत्तिका बनती है यानी इस तरह का ooze बनता है जो देखने में लाल रंग के होते हैं, लेकिन जो तटीय स्थल पर ये पीले, स्लेटी और मटमैले रंग के भी दिखाई देते हैं। ये 1000 से 3000 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया रेडियोलैरिन ooze। रेडियोलैरिन ooze भी सिलिका प्रधान होते हैं जो डीप सी प्लेन में पाए जाते हैं। और ये रेडियोलैरियन नाम का जो जीव होता है उसकी वजह से बनते हैं, जो लाल मृत्तिका के रूप में नज़र आते हैं। इसमें सिलिका के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का अंश 4% तक पाया जाता है। लेकिन महासागरों की गहराई जैसे जैसे बढ़ती है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है। इसका विस्तार प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। अब ये तो हो गया ऑर्गेनिक डिपॉजिट की बात। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट में जो पहला है रेड क्ले। रेड क्ले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर अकार्बनिक निक्षेप में यानी इनऑर्गेनिक डिपॉजिट में। इसका जमाव जो है ज़्यादातर डीप सी प्लेन में पाया जाता है। ये लाल रंग की मृत्तिका होती है। इसमें लोहे का ऑक्साइड और एल्युमिनियम के सिलिकेट द्वारा इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। और इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। बहुत कोमल, चिकनी और लचीला होता है। सूखने पर यह भूरे रंग की मिट्टी या पाउडर की शक्ल में नज़र आता है। ये 40 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण तक प्रशांत महासागर में और हिंद महासागर में इसका फैलाव होता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट फ्रॉम अदर सोर्सेज। लास्ट पॉइंट अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। इसमें उल्का की धूल यानी मेटियोरिक डस्ट वगैरह जो होते हैं, कॉस्मिक पदार्थ जो होते हैं उन सब से, या प्रदूषण की वजह से, या धात्मिक परमाणु विकिरण युक्त पदार्थों की वजह से गंभीर सागर में इस तरह के जमाव पैदा होते रहते हैं। और या फिर कोई जहाज़ है, पनडुब्बी है, जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उसका मलबा वगैरह जमा होता चला जाता है। ये अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, थैंक यू।